हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का जो टॉपिक स्टार्ट किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ डेट इज़ सेल, आज उसी को कंटिन्यू करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपने पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले फर्स्ट वाले लेक्चर को देख लीजिए। उसमें मैंने सेल के इंट्रोडक्शन को लेकर के बात किया है, देन फिर सेल की हिस्ट्री को लेकर के, उसके बाद सेल थ्योरी को लेकर के, और फिर सेल साइज एंड सेल शेप को लेकर के बात किया है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल के स्ट्रक्चर को लेकर के कि आखिर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। तो इसके स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए सबसे तो हेडिंग आप डाल लीजिए सेल स्ट्रक्चर। आज हम सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअल में सेल जो मुझे लगता है कि एक छोटा सा है, लेकिन वो खुद अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उनके अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो आपस में प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके वो अपना फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इस स्ट्रक्चर को स्टडी के लिए मैंने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को पार्ट को मैंने कहा है क्या, सेल की बाउंड्री है, और दूसरे पार्ट को मैंने कहा है ये सेल का इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो यहाँ से सेल स्ट्रक्चर की दो पार्ट, एक तो मैं पढ़ूंगा सेल बाउंड्री की स्टडी करूंगा, और दूसरा पार्ट जो है वो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। ठीक है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सेल बाउंड्री में बेसिकली हम स्टडी करते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं, और इसी से बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, सेल बाउंड्री में सबसे पहले मैं सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करूँगा। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है, डेट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो दूसरा पार्ट है सेल बाउंड्री का वो है सेल वॉल। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में कुछ कंटेंट है जिसे मैं साइटोप्लाज्म बोलता हूं, और फिर सेल ऑर्गेनेलीज हैं जैसे न्यूक्लियस होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, और वैक्यूल्स हैं। इन सब की स्टडी हम डिटेल में करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये जो इंटरनल वाला स्ट्रक्चर है, अगर मैं सीधी कहूँ, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर की स्टडी में पहला पार्ट हम सेल बाउंड्री की स्टडी करेंगे, देन फिर हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डालिए, आज के लिए जो टॉपिक है वो है आपका सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन फिर सेल वॉल है। इसको इस तरीके से आप ओवरव्यू देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। जैसे ये आपका सेल मेम्ब्रेन है कोई, और इसके ऊपर पे एक एडिशनल आउटर कवरिंग होती है। ये एडिशनल आउटर कवरिंग वैसे तो एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फंजाई हुआ, प्लांटी है, और कुछ बैक्टीरिया हैं जिसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक आउटर कवरिंग लेयर होती है। ये एडिशनल लेयर, ठीक है, ये दोनों ही लेयर मिलकर के सेल की बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। और फिर जब मैं इसके अंदर की स्टडी करता हूँ, अंदर वाली पार्ट को, तो यहाँ पर मुझे एक जेली लाइक सब्सटेंस मिलता है। पूरे सेल के अंदर में ये कंटेंट होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस, दैट इज इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं सेंटर पर जो पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है, ये हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो नेटवर्क लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। यहाँ पर अगर राइबोसोम्स होता है तो रफ बोलते हैं, और अगर नहीं है तो स्मूथ बोलते हैं। इसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम इंटरनल वाली। आज तो अभी हमें बाउंड्री की स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। इस टॉपिक में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को लेकर के स्टडी करने के बाद मैं न्यूक्लियस की स्टडी करूँगा, लेकिन आज नहीं, वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि ये थिन आउटर कवरिंग लेयर है।
थीन आउटर कवरिंग लेयर होता है जो सेपरेट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को, which separates the cell content from the external environment। ठीक है, मैं क्या बोल गया, एक बार आप डायग्रामेटिक व्यू से देखिए। अभी मैंने सेल का स्ट्रक्चर बनाया था, लाइक मैंने ये सेल मेम्ब्रेन बनाया, ठीक है, जो यूनिवर्सल होता है। सेल मेम्ब्रेन की सबसे खास बात क्या है, ये यूनिवर्सल होता है, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। लेकिन अगर सेल है, इसका मतलब है कि उसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप कहें कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा, लाइक साइटोप्लाज्म तो होगा ही। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है, तो कुछ जो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे अगर मैं बात करूं राइबोसोम्स की, वो तो अवेलेबल होगा। ये हमारा सेल का कंटेंट है, और ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है, इसे मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इस वाले एरिया को ये क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ओके, और ये आपका हो गया सेल कंटेंट। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है, थीन आउटर कवरिंग लेयर जो बना हुआ है, ये सेपरेट करता है सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, ये जो थीन लेयर बना हुआ है, मेनली ये बना है लिपिड और प्रोटीन से। किससे बना हुआ है, लिपिड से और प्रोटीन से बना होता है। वैसे तो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बाउंड्री पे खड़ा है, और जो बाउंड्री पे होता है जनरली गार्ड का काम करता है वो। इसका एक फंक्शंस है। फंक्शन क्या है इसका, कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करती है, परमिट करती है कि वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर आए, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसको वो अवॉइड करती है, प्रिवेंट करती है कि वो सेल के अंदर ना आए या सेल से बाहर ना जाए। मैंने कुछ बोल करके ये इस बात को डिनोट करने का कोशिश किया है, कहीं ना कहीं ये मेम्ब्रेन परमिएबल तो है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही परमिट कर रही है या प्रिवेंट कर रही है। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन का नेचर को कहा जाता है ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे मैं अभी रब कर रहा हूँ। एक तो प्रॉपर्टी इनकी हो गई सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरी अगर मैं बात करूं तो यह लिपोप्रोटीन से बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन से अगर बना है तो मैं इसे बोलता हूं ये लिपोप्रोटीन नेचर का होता है। अब अगर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ कर रही है और कुछ मॉलिक्यूल्स को ये प्रिवेंट भी कर रही है। कहीं ना कहीं ये जो मॉलिक्यूल्स को अलाउ और परमिट की बात है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। तो आइए हम थोड़ी सी डिफ्यूजन प्रोसेस की स्टडी करते हैं, आखिर सेल में डिफ्यूजन किस तरीके से होता है। वैसे तो डिफ्यूजन होता है द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। आपकी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं इस पर डिटेल में चर्चा किया है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को लेकर के जैसा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी होती है, वहाँ पर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जैसे टर्म्स को डिफाइन किया है। ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मैंने कहा है क्या, सॉल्यूट का मूवमेंट होगा। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, ये एक आपके पास एक बीकर है, बीकर में सॉल्यूशन में जो मेजर अमाउंट में होता है, लाइक मैं एज्यूम करूं अभी मेरा मेजर अमाउंट है ये वाटर है, तो ये आज सॉल्वेंट कहलाएगा, और इसी में कुछ अमाउंट में साल्ट प्रेजेंट है, ये साल्ट को सॉल्यूट कहा जाएगा, क्योंकि जो लेस अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, जो मेजर अमाउंट में होगा, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। आज सॉल्यूट का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन से है। कंसंट्रेशन टर्म्स को हम मोलैलिटी के टर्म में भी डिफाइन करते हैं
इसकी स्टडी आप वैसे तो केमिस्ट्री में करेंगे, यहाँ पर आप कंसंट्रेशन से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर सेल, और सेल में CO2 का कंसंट्रेशन अभी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जब सेल में रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होने के दौरान CO2 रिलीज़ होती है, और CO2 जब रिलीज़ हुआ है तो आज जो सेल है उसमें CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जो बाहर वाले इन्वायरमेंट है, अगर मैं प्लांट्स को एज्यूम करूं तो बाहर में अभी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन CO2 का कंसंट्रेशन अभी कम है। तो अब क्या होगा, CO2 का ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसी तरीके से CO2 बाहर गया, ठीक है। और अगर मैं O2 की बात करूं तो आज O2 का कंडीशन ये है कि आज सेल में, क्योंकि सेल जब रेस्पिरेशन कर रही थी तो ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन कंज्यूम हुआ है, कंज्यूम होने के दौरान ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आज सेल में कम है और इन्वायरमेंट में ज़्यादा है। तो आज क्या होगा, इन्वायरमेंट से सेल के तरफ ऑक्सीजन आ रहा है। इसी तरीके से गैस का एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, और ये काम कर रहा है किसका, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, मतलब ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। और डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है। दूसरा, वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करती है, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस की स्टडी करने के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं समझता हूँ कि आपको ये डिफ्यूजन प्रोसेस वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसके वजह से इसी में डिफ्यूजन प्रोसेस से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैस का एक्सचेंज का मतलब CO2 आ रहा है और O2 जा रहा है। अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है तो O2 इवॉल्व होता है, CO2 कंज्यूम होता है। उसी तरीके से जब रेस्पिरेशन होगा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, CO2 रिलीज़ होती है। ये जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन कर रही है, और सेल मेम्ब्रेन इसलिए करती है क्योंकि इसके जो नेचर है वो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का है, ठीक है। अब जो मैंने कहा है कि आपका वाटर जो है वो ऑस्मोसिस को के लॉ को फॉलो करती है, ये डिफ्यूजन के लॉ को, जिसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। अभी जब मैं डिफ्यूजन बोल रहा था तो कहीं ना कहीं मैं सॉल्यूट की मूवमेंट की बात कर रहा था कि सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। लेकिन इस केस में जब मैं ऑस्मोसिस बोलता हूँ, इस केस को कहा जाता है, आप देख लीजिए, डिफ्यूजन में सॉल्यूट का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। जबकि ऑस्मोसिस की जब बात होती, इसमें सॉल्वेंट का ट्रांसफ़र होता है, सॉल्वेंट में मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, अभी सॉल्यूट के केस में हो सकता है कि CO2 हो या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जो सॉल्यूट के फॉर्म में हो, लेकिन जनरली जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा वाटर होता है। अब देखिए कि ऑस्मोसिस प्रोसेस से सेल में क्या इफ़ेक्ट होता है। सेल के इफ़ेक्ट की हम स्टडी करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। आपकी NCERT में वैसे तो 3 केस की स्टडी करवाया, मैं भी तीनों केस की स्टडी आपको यहाँ पे करवाऊँगा। इस केस की स्टडी करने से के लिए आप ध्यान से देखिए तीनों ही पॉइंट्स को। मैं मीडियम लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग बीकर्स हैं, लाइक ये आपका बीकर नंबर A हुआ और ये बीकर नंबर 2 है। क्योंकि मेरे पास 3 केस है तो मैं 3 बीकर दे रहा हूँ, और ये मेरा बीकर नंबर 3 है, ठीक है। अब इन बीकर्स में मैं सॉल्यूशन को पुट अप करता हूँ। सॉल्यूशन पुट करने के लिए मुझे क्या लेना होगा, एक तो सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट, ठीक है। अब सॉल्वेंट के रूप में हमारे पास क्या है,
वाटर, एज्यूम किया है मैंने कि आज सॉल्वेंट के रूप में वाटर है तीनों ही बीकर में, ठीक है। इसमें भी वाटर, सारे के सारे सॉल्वेंट है। मैं लिख देता हूँ इसे सॉल्वेंट। अब इसमें, इस वाटर में मैं कुछ अमाउंट में शुगर डाल रहा हूँ, चीनी जिसे आप कहते हैं। ये शुगर जो कि एक सॉल्यूट है, ठीक है। और यहाँ भी कुछ अमाउंट में शुगर मैंने ऐड किया है, यहाँ भी मैंने कुछ अमाउंट में शुगर ऐड किया है, ठीक है। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के तो सॉल्यूशन बना है, और ये सॉल्यूशन किसका है? मीडियम का है। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर है कि मैंने 3 बीकर लिया है, तीनों में सॉल्यूशन लिया है शुगर वाटर का, जिसमें वाटर हमारा सॉल्वेंट है और शुगर मेरा सॉल्यूट के फॉर्म में है। तो इस केस को मैंने एक, ये हमारा मीडियम का सॉल्यूशन हो गया। अब मैं बना रहा हूँ, तीनों में मैं एक सेल डाल रहा हूँ। ये सेल आपका कुछ भी हो सकता है, आप रेजिन्स ले सकते हैं, ग्राम ले सकते हैं, या फिर आप कोई अदर सेल्स को भी ले सकते हैं, कोई लीव्स हो सकता है। तो मैं यहाँ पे फॉर योर कन्वीनियंस मैं रेजिन्स ले रहा हूँ तीनों ही केस में, ठीक है। अब क्या है, रेजिन्स में भी कंसंट्रेशन होगा यहाँ भी, क्योंकि रेजिन्स आपका स्वाद में मीठा है, कहीं ना कहीं सेल में वाटर कंटेंट होता ही है। सॉरी, मुझे ब्लैक से बनाना है। ये सॉल्वेंट आपका ये वाटर कंटेंट से हो गया, और ये कुछ अमाउंट में जो सुगरी है मीठापन, उसके ये मेरा सॉल्यूट का काम किया। उसी तरीके से इसमें भी मैं बना रहा हूँ ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट। इसमें भी ये हमारा इस रेजिन्स का सॉल्वेंट और ये इस रेजिन्स का सॉल्यूट बनाया है, ठीक है। ये हमारा सेल का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये भी हमारा सेल का सॉल्यूशन है, और ये भी हमारा सेल का ही सॉल्यूशन है। यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि आपका क्लियर हो चुका है कि ये मीडियम सॉल्यूशन और ये सेल का सॉल्यूशन। यहाँ पर भी ये मीडियम का सॉल्यूशन है और ये सेल का सॉल्यूशन है, ये मीडियम का और ये सेल का। इस सेल जो है मैंने लिया है वो रेजिन्स लिया है, ठीक है, रेजिन्स मैंने लिया है। ये भी रेजिन्स ही है और ये भी रेजिन्स है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया मीडियम का, और ये सेल का सॉल्यूशन है। ये भी हमारा मीडियम का और ये सेल का, ये मीडियम का, यहाँ भी सेल का। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों का ये क्लियर है पॉइंट। अब हम देखते हैं इनके कंसंट्रेशन को कंपेयर करते हैं कि मीडियम का सॉल्यूशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर मीडियम का ज़्यादा है सेल का कम है तो क्या हो रहा है? अगर मीडियम का कम है सेल का ज़्यादा है तो इस केस में सेल की क्या स्टेट हो रही है, उसका क्या नेचर दिख रहा है। तो अब मैं इसे आपको दिखा दूँ। इसी प्रोसेस से ऑस्मोसिस को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पर एक ऐसा केस है जहाँ पर सेल का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। अभी मैंने सेल का कंसंट्रेशन को कम लिया है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन से। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो वाटर अमाउंट कम होता है। जिस भी मीडियम में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अगर किसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब है उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है। तो उसी तरीके से अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब हुआ क्या? यहाँ पर आज वाटर का अमाउंट, या कहें कि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, और यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्योंकि मीडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए मैं ए वाले को एक नाम दे रहा हूँ, क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या नाम दे रहा हूँ? हाइपरटोनिक
सॉल्यूशन में, क्योंकि मीडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा था ए वाले केस में, सेल का कंसंट्रेशन कम है। दूसरे का मैं दोनों का कंसंट्रेशन को सेम कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन अप्रोक्स सेम है इन दोनों में, ये आपका हो गया मीडियम का और ये हो गया सेल का। तो कहीं ना कहीं वाटर का भी जो अमाउंट है वो इक्वल है, जो वाटर का अमाउंट है कहीं ना कहीं मीडियम और सेल दोनों में इक्वल है। ऐसे केस को मैं बोलता हूँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, मीडियम का भी सेम और सेल का भी सेम। तो ये हो गया आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, ये है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या आप कह दीजिए आइसोटोनिक मीडियम है ये हमारा। जो थर्ड केस है, इस केस में क्या है कि कंसंट्रेशन आज सेल की ज़्यादा है, कंसंट्रेशन सेल का ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है। तो यहाँ पर आप वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, क्योंकि मीडियम में कंसंट्रेशन कम है, आज वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। अब कंसंट्रेशन मीडियम का अगर कम है तो मैं इसे बोल रहा हूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब कम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब मैंने आपको ऑस्मोसिस में क्या बताया है कि वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, सेल में ज़्यादा और मीडियम में कम। इसका मतलब सेल से वाटर कहीं ना कहीं एक्सपेल्ड होगा, सेल से वाटर जो है वो बाहर आएगा। अगर सेल से वाटर बाहर आता है तो कहीं ना कहीं सेल सूख जाती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, श्रिंक करेगा। ये क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि ये सूख जाएगा, इनकी पानी जो है वो बाहर आ रही है। इसमें एक्सो का मतलब होता है बाहर आना, और ऑस्मोसिस आपको पता है कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो इसको बोलेंगे क्या, एक्सो ऑस्मोसिस। अब इस केस में क्या हुआ कि वाटर कंसंट्रेशन अप्रोक्स सेम है, तो जितनी जा रही है उतनी आ रही है। इस केस में जो सेल है वो फ्लैसिड नेचर का होता है, मतलब कि कोई ख़ास इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा इसमें, इसकी शेप वगैरह चेंज नहीं हुई, ये फ्लैसिड था। जो मेरा थर्ड केस है उसको आप ध्यान से देखिए, वाटर का कंसंट्रेशन मीडियम में ज़्यादा और फिर सेल में कम। इसका मतलब है कि आज पानी जो है वो सेल के अंदर जाएगी, क्योंकि अंदर जा रही है और ऑस्मोसिस हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस। लेकिन आप इमेजिन करिए, जब रेजिन्स आप भीगने के लिए देते हैं पानी में, तो अगर उसके अंदर में पानी जाता है तो वो क्या होता है, सेल टर्जिट हो जाती है, फूल जाती है। इस केस में सेल का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, टर्जिट होगा, ठीक है। अभी तक मैंने डिस्कस किया है, सबसे पहले मैंने डिफ्यूजन की स्टडी किया था। डिफ्यूजन में मैंने गैसेस एक्सचेंज के बारे में आपको बताया था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर जाता है और ऑक्सीजन सेल के अंदर आता है, या फिर ऑक्सीजन अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। ये गैसेस एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें कुछ अमाउंट में वो तो गैस था, अब सॉल्वेंट भी तो है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब लिक्विड का जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। लिक्विड में जनरली वाटर ही हम कंसिडर करते हैं एज ए सॉल्वेंट। इस वजह से मैंने इसमें सेल को 3 केस में बांटा है। एक को मैंने हाइपरटोनिक मीडियम में लिया है, हाइपरटोनिक का मतलब हुआ कि मीडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एक को मैंने इक्वल ही कंसंट्रेशन है आपका सेल और मीडियम का, और जो थर्ड केस है हमारा सेल और मीडियम का कम है, सेल का ज़्यादा है, तो इसको मैंने कहा हाइपोटोनिक। तो ध्यान रहे, ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक ये मीडियम के कंसंट्रेशन के बेसिस पे रखा गया है, सेल के बेसिस पे नहीं रखा जाता है। ये डाउट स्टूडेंट को जनरली रह जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक ये मीडियम के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग से ज़्यादा। मीडियम का ज़्यादा है हाइपर बोल देंगे, मीडियम सेल बराबर है आइसो बोलेंगे, मीडियम का कम है हाइपो बोल देंगे। अब हाइपो के केस में क्या हुआ, टर्जिट है, और जब आइसोटोनिक है तो वो फ्लैसिड होता है, और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो सेल
श्रिंक कर जाती है। यहाँ से अपनी एक बात थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर के कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थीन आउटर कवरिंग लेयर है और वो लेयर क्या करती है, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल कंटेंट को सेपरेट करती है। सेल का जो कंटेंट है बेसिकली, जो उसके अंदर में साइटोप्लाज्म है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट किए। लेकिन इतना भी सेपरेट नहीं है, क्योंकि हर वो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्शन का मतलब हुआ कि हमारा जो एबायोटिक फैक्टर है, जैसे हमारा वाटर है, एयर है, सनलाइट है, इन सब चीज़ों को तो वो ले रहा है। तो कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन जब तक अलाउ नहीं करेगी तो वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा। अगर प्लांट की अगर बात करें कि अगर उनके जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट जो सेल है उसके अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट है, अगर प्लास्ट का मेम्ब्रेन ही अगर अलाउ नहीं करे सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो फिर फोटोसिंथेसिस तो रुक जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से रोक देंगे। उसी तरीके से अगर CO2 को इन्वायरमेंट से अगर लीव्स नहीं ले पाएगी तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। फिर तो क्या होगा कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन को हमने रोक दिया। तो नेचर ने क्या किया है कि सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बनाया है, ताकि कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, जो सिलेक्टेड कंपाउंड्स हैं, या आप कहें कि सिलेक्टेड सॉल्यूट्स जो हैं जिसको अलाउ करेगी, और कुछ ऐसे हैं जिसको प्रिवेंट करती है। इस वजह से इसको कहा गया है क्या, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसकी जो मेम्ब्रेन है ये जनरली बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन से। अब हम अपने टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम बाउंड्री की दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं, डेट इज सेल वॉल। अब हम स्टडी करेंगे किसके लिए, सेल वॉल को लेकर के। वैसे तो सेल वॉल एडिशनल लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पे एक आउटर कवरिंग है, जो आप यूँ कहिए कि वो सेल मेम्ब्रेन के लिए आउटर कवरिंग लेयर, ये एडिशनल लेयर है। ये लेयर मेनली बनी होती है सेलुलोज से, प्लांट के केस में। फंजाई के केस में ये बनी होती है काइटिन से। और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेंस से। ठीक है, अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, सेल वॉल। हमारा बी पार्ट है सेल बाउंड्री का, डेट इज सेल वॉल। मैंने अभी अभी कहा है कि ये एडिशनल लेयर, एडिशनल आउटर कवरिंग लेयर है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वैसे तो यूनिवर्सल है सारे ऑर्गेनिज्म में, चाहे यूनिसेलुलर, चाहे मल्टीसेलुलर, चाहे प्रोकैरियोट, चाहे यूकैरियोट। अगर ऑर्गेनिज्म है मतलब सेल है, और अगर सेल है तो सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन सेल वॉल के केस में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट है मेनली 3 किंगडम में। एक को हम बोलते हैं मोनिरा, फंजाई एंड प्लांटी। प्लांट के केस में सेल वॉल बना हुआ है किससे, सेलुलोज से, बोलिए सेलुलोज से। फंजाई में बना हुआ है काइटिन से, और मोनिरा में बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकेंस। पेप्टिडोग्लाइकेंस ये बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, मोनिरा का मेंबर तो वैसे ही बैक्टीरिया है। मैं समझता हूँ कि सेल वॉल की आपको इतनी बातें समझ में आ गई है कि ये एडिशनल आउटर कवरिंग लेयर है सेल मेम्ब्रेन का, जो मेनली ये 3 किंगडम में पाया जाता है, मोनिरा, फंजाई एंड प्लांटी। एक्चुअल में इसका काम होता है स्ट्रक्चरल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये जो सेलुलोजिक नेचर आप देख रहे हैं, सेलुलोज की वजह से इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इसको मिलता है। अब इसका क्या बेनिफिट है ये आप ध्यान से देखिए। ठीक है, एक तो अभी आपने जो केस देखा था कि सेल श्रिंक कर गई थी, सेल श्रिंकेज हुई है, मतलब सेल सूख गई है। कहीं ना कहीं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस बन जाता है जब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। तो इस केस में जब सेल श्रिंक कर रहे हैं तो वो टूट सकती थी, उसे टूटने से बचाया। और ऐसे फिनोमिनन को हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ऐसे फिनोमिनन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। सेल स्ट्रेंथ को ये करता है। अभी आप देख लीजिए, इसका एक जो फंक्शन है वो है सेल के स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को इन्हेंस करता है, स्ट्रक्चर
इसको स्ट्रेंथ कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा और हाइपोटोनिक में रखा। हाइपोटोनिक में रखे तो सेल टर्जिट हो गई थी, सेल फूल गई थी, और उसके वजह से हो सकता था कि सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट कर जाए, लेकिन उसको बचाया कौन? सेल वॉल। क्योंकि जब सेल के अंदर में वाटर जाता है, इस तरीके से आप देखिए, लाइक ये आपका सेल है, सेल के अंदर में वाटर बार बार अंदर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये फूलेगा। ये जब फूलता है तो फूल करके ये ब्रस्ट हो सकता था, लेकिन इसकी जो आउटर कवरिंग लेयर है डेट इज सेल वॉल, वो इसको इससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आप देखिए कि सेल के स्ट्रक्चर को ये मेंटेन रखा है। दूसरे केस में क्या हुआ था? सेल श्रिंक कर गई थी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कुछ इस तरीके से हो गया, श्रिंकेज कर गया, लेकिन अभी भी उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए इसमें सेल वॉल खड़ा है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस। तो अभी तक आपने सेल बाउंड्री की स्टडी किया है, और सेल बाउंड्री की स्टडी में आपने देखा एक तो सेल मेम्ब्रेन को, दूसरा सेल वॉल को। सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल है, सेल वॉल 3 किंगडम में, एक तो मोनीरा, फंजाई एंड प्लांटी। प्लांटी के केस में बना होता है मेनली सेलुलोज से, और यही प्रोवाइड करता है क्या? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को जानने से पहले, जैसे कि आपने सेल मेम्ब्रेन में देखा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस से सेल कभी कभी टर्जिट भी हो जाती है, कभी कभी श्रिंक भी करता है। श्रिंक के केस में भी सेल को बचा रही है, टर्जिट के केस में भी सेल को बचा रही है, इस वजह से हम बोलते हैं ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को लेकर के स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।